नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी बड़ी खबरों पे है सबकी नज़र। इसके साथ ही वेरिएंट ओमिक्रॉन को पर भी दुनिया किस प्रकार से सतर्क है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी और कैसी है भारत की तैयारी। संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के इस नए वेरिएंट पर क्या कुछ कहा है, बताएंगे। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के बीच क्या क्या खास हुआ है, साथ ही बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी। कुछ झलकियां भी फिल्म कला और संसद से जुड़ी खबरों की कर देंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा, देश में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं, कोरोना के नए प्रकार पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क, आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट में कोरोना के नए वेरिएंट की हो सकेगी पहचान। केंद्र की राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में दी गई जानकारी। जांच और टीकाकरण तेज करने पर जोर, हर घर दस्तक कार्यक्रम 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। विपक्षी सदस्यों के निलंबन पर भारी हंगामे के बीच लोकसभा की बैठक 2 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष ने किया हंगामा। कृषि मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के खिलाफ गंभीर चेतावनी की जारी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, नया वेरिएंट चिंता का कारण लेकिन घबराहट का नहीं। कैरेबियाई देश बारबाडोस बना सबसे नया गणतंत्र। संविधान से ब्रिटेन की महारानी की वरीयता की जगह अब उसका नागरिक होगा राष्ट्र प्रमुख। तो आप देख रहे थे मिड डे प्राइम की इस वक्त की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वक्त की क्या है ताजा तरीन खबरें। आज संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के हालात पर जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि अभी तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए, साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के साथ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज समीक्षा बैठक की है। बैठक में राज्यों को कोविड नमूनों की जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि कल यानी 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इस बीच सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य स्तर पर एहतियाती कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर देहरादून जिले के 14 लोग जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनके सैंपल आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। 14 से 6 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नए वेरिएंट को लेकर समीक्षा बैठक की गई और सबसे पहले कोरोना योद्धाओं की आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। जिस प्रकार से नया वेरिएंट्स आया है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं
उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे और 1 हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की भी जान माल के साथ कोई भी खिलवाड़ न हो, उसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो सारे किए जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा करना, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुंबई सहित महाराष्ट्र में सावधानी बरती जा रही है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज सुबह अचानक मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। मुंबई के मेयर ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर हर तरह की सावधानी बरती जा रही है और सभी यात्रियों की टेस्टिंग हो रही है। ओमिक्रॉन का जो डर लग रहा है वो होना नहीं चाहिए और हर एक पैसेंजर सेल्फ डिक्लेरेशन देगा कि वो कौन से कनेक्टिविटी कंट्री में जाके आए हैं और उनकी पूरी जानकारी मिलेगी और बैक हिस्ट्री मिलेगी और लो रिस्क के ये है आने वाले कंट्रीज, वो पैसेंजर को कंपलसरी RT-PCR 5-6 घंटा उनको बैठना ही पड़ेगा और उसके बाद वो घर होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्य सरकारें भी लगातार सतर्कता बरत रही। अब केरल में 4 हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले लोगों के टेस्ट के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि वे सभी के नमूने इकट्ठा कर सकें। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब तक उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई है। चारों हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है जो कि लोगों के टेस्ट के डेटा को एकत्र करेंगे। इस दौरान जो लोग जोखिम वाले देशों से यात्रा कर रहे हैं उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके अलावा उनका 8वें दिन फिर से RT-PCR परीक्षण किया जाएगा। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। The guidelines of Government of India, we discuss what all steps we have so far taken and what all are to be taken. So in all the 4 airports, our health workers will be there and the data will be connected and we will be sharing this data with the police department and all. And Government of India has instructed to observe quarantine. All those who are traveling from high-risk countries, they have to be in quarantine for 7 days and again on the 8th day they have to test. They have to do the RT-PCR test and if they are negative, again they have to observe 7 more days of isolation. So totally they have to be in quarantine for 14 days. And also, all these things we have analyzed and we have discussed, we have informed all our DMOs, DPMs, DSOs, etc. We have communicated with the districts, so we'll be doing it. और इस बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। नितेंद्र, अगर बात की जाए तो आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक और कोविड के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की गई, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ दिशा निर्देश? देखिए अरेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी। 10:30 बजे हेल्थ सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उसमें 4-5 बातों पर खास तौर पर फोकस था। पहली बात यह कि जो हमने अब तक प्रयास किया है, जो देश ने प्रयास किया है, उसको उस प्रयास में कोई कमी नहीं आने देना है। यानी कि जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन करना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, साथ ही साथ वैक्सीन जरूर लेना है। एक तो ये रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि जो मरीज अभी होम आइसोलेशन में है उन पे नजर रखनी है कि वो होम आइसोलेशन में ही बने रहें और उनके स्वास्थ्य पे लगातार निगरानी की जाए। तीसरा है मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं उस पे को मजबूत रखा जाए। साथ ही साथ जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, दवाओं की उपलब्धता है, वो सुनिश्चित रखा जाए। तमाम जिला अस्पतालों में राज्य के जितने भी अस्पताल है वहां पर सुनिश्चित हो। इसके अलावा टेस्टिंग कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि टेस्ट ही है जिसके जरिए हम वायरस को पकड़ पाते हैं और जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको आइसोलेट कर पाते हैं। तो टेस्टिंग को भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो हर घर दस्तक महाअभियान चलाया जा रहा है उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो पहली डोज जिनकी अभी बाकी है उनको 100% लोगों को, 100% लोगों को पहली डोज लग जाए और जिन लोगों की दूसरी डोज बाकी है उनको भी
दूसरी डोज लग जाए। तो ये तमाम बड़े फैसले मतलब मीटिंग में, ये बैठक में राज्यों से कहा गया है और इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। नितेंद्र, महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से जो रिस्क वाले कंट्रीज हैं उनके माध्यम से ट्रैवल करके जो यात्री भारत आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी की ज़रूरत है। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन और प्रभावी तरीके से इस रणनीति को ज़मीन पर उतारा जाए, इसको लेकर भी कोई खास बातचीत आज की इस बैठक में? जी बिल्कुल। देखिए, जिन राज्यों में इंटरनेशनल जो प्लेन आते हैं या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर भी सख्त निगरानी के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि जो लोग भी प्रभावित देश से आ रहे हैं उनको RT-PCR निगेटिव टेस्ट के साथ आना है। साथ ही साथ 14 दिन का उनको अपने ट्रेवल हिस्ट्री भी बताना है। इसके अलावा वो जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनका RT-PCR टेस्ट होगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव होता है तब भी आपको 7 दिन का होम आइसोलेशन में रहना होगा और उसके बाद आपको फिर एक टेस्ट करानी है और वो रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी आपको 7 दिन तक अपने स्वास्थ्य का निगरानी रखना है। तो ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट इस बैठक में तय किया गया है और शेयर किया गया राज्यों से कि ये जो नया वेरिएंट है वो RT-PCR और रैट जो टेस्टिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके दायरे में आ जा रहा है, यानी कि उससे पहचान हो जा रही है। तो एक अच्छी बात यह है कि RT-PCR अगर टेस्ट होता है तो नए वेरिएंट की भी पहचान होती है। तो ये भी राज्यों से साझा किया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और सख्त निगरानी रखी जा रही है। कोशिश ये किया जा रहा है कि जो भी लोग प्रभावित देश से आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से आइसोलेट करके निगरानी में रखा जाए ताकि देश में इस वायरस का, इस म्यूटेशन का कोई प्रभाव ना हो। और अभी तक भारत में कोई केस नहीं आया। नितेंद्र, एक चीज महत्वपूर्ण ये भी है कि टेस्टिंग ट्रैकिंग पे लगातार प्रभावी काम करने की बात की जा रही है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बढ़ाने का जिक्र लगातार हम सुन रहे हैं। इसको लेकर भी आज कुछ इस बैठक में महत्वपूर्ण बातचीत? जी बिल्कुल। देखिए, कई जो देश से प्रभावित देश से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनको उनकी सैंपल लेकर के टेस्ट की जा रही है और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। आज शाम तक कुछ रिपोर्ट भी आने की संभावना है। कोशिश ये हो रही है कि जितने भी, क्योंकि पूरे देश भर में नेटवर्क है और वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है अलग अलग रीजन में, और उस रीजन में जहां भी सस्पेक्ट केस पाया जा रहा है उसके सैंपल लेकर के उसको जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है ताकि ये पता लगे कि कोई म्यूटेशन नया तो नहीं है हुआ है या फिर जो ये साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसको किसी तरीके से पहचान किया जाए। लेकिन अभी भारत में कोई मामला नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है अरेंद्र की जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको वैक्सीन जरूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल डोज तक नहीं लगाया है देश में। और ऐसे लोगों को जो घर घर दस्तक अभियान के जरिए उनको वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देता है। और अगर आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, भीड़ भाड़ में जाने से बचेंगे, तो चाहे कोई वेरिएंट हो, कोई भी वायरस हो, उससे आपका बचाव होगा। हमने देखा है नितेंद्र, इस बात पे भी लगातार जोर रहा है कि तमाम राज्यों के माध्यम से इस प्रकार से प्रयास किए जाएं कि जो व्यक्ति वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। खासतौर से उनके फोकस किया जा रहा है जो एक वैक्सीन लगवा चुके हैं, अगर दूसरी में वो ढिलाई बरत रहे हैं। तो इसको लेकर जो हर घर दस्तक का ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसको और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने के लिए भी कुछ आज इस बैठक में बातचीत? जी बिल्कुल। निश्चित तौर पर आज की बैठक में भी जो स्वास्थ्य सचिव की बैठक हुई थी उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि वैक्सीनेशन की गति को तेज किया जाए। इस वजह से ही आप देख रहे हैं कि हर घर दस्तक के अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री ने बैठक ली थी तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वैक्सीनेशन की गति को तेज किया जाए। और एकदम आइडेंटिफाइड है कि 12 करोड़ लोग जो दूसरी डोज जिनकी ड्यू थी, 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी एक भी सिंगल डोज भी नहीं लिया है। ऐसे लोगों की पहचान करके वैक्सीन लगाया जाए। साथ ही साथ ये भी आग्रह किया गया है राज्यों से कि चाहे वो धर्मगुरु हो या फिर जो ओपिनियन लीडर होते हैं या फिर जो युवा है उनको शामिल किया जाए इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जागरूकता के लिए, क्योंकि अभी भी कई लोगों को लगता है कि चलो वायरस की संख्या कम हो गई, 8,000 10,000 के आसपास हर दिन केस आ रहा है, उनको लगता है कि हमारे आसपास तो कुछ केस आ ही नहीं रहा है तो इसमें वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है। ये जो मन में लोगों की बैठा हुआ है उसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक भी वायरस हमारे देश में रहेगा तो उससे प्रसार दूसरे लोगों को हो सकता है। इसलिए टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण से फायदा आपको यह है कि आपको मौत से बचाता है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाता है। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, न केवल सिंगल डोज बल्कि दोनों डोज लगाना बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया नितेंद्र, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बात को सामने रखने के लिए शुक्रिया आपका।
वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच अच्छी खबर यह है कि देश में जारी राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान ने 125 करोड़ 25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 78,80,545 वैक्सीन की डोज देश में दी गई हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी बिल पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। The issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it is proliferated in the last 2-3 years are well taken note of, and I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए आज स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे को उचित नहीं ठहराते हुए कहा कि विपक्ष सकारात्मक चर्चा के माहौल को खराब कर रहा है। आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। अच्छे वातावरण को बनाए। आपकी मैंने किसी बात को नहीं माना है तो आप बेल में आइए, उसके पहले बेल में आना कहाँ तर्क है, ये तर्क उचित नहीं है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति को कार्रवाई करने का अधिकार है और सदन कार्रवाई भी कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया अब भी गलत है और उन्हें उम्मीद है कि सदन के प्रमुख लोग विपक्षी पिछले जो सत्र की घटना की निंदा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। The Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. You try to mislead the House, you disturbed the House, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से सांसदों के निलंबन को वापस न लिए जाने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने वॉकआउट किया। और संसद की आज की कार्रवाई और गतिविधियों को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में संसद भवन परिसर से ही मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। राजेश, देखा जाए तो आज दूसरा दिन और आज भी एक तरीके से फिर से हंगामा देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल आर्येंद्र, आज जिस तरीके से राज्यसभा को चलाने की कोशिश की गई 11 बजे, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने जो ही सदन चलाने की कोशिश की, जो नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक जो है वो सबमिशन पेश किया। हालांकि उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने कहा कि नहीं, स्टेटमेंट नहीं, तो उन्होंने सबमिशन देने की कोशिश की और उसमें उन्होंने कहा कि जो 12 सांसद निलंबित हुए हैं उनके निलंबन को वापस कर दिया जाए। लेकिन सभापति ने नियम का हवाला देते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आप टेबल पर चढ़कर जो है वो पर्चे फाड़े, सुरक्षा कर्मियों के साथ मिसबिहेव करें और तमाम तरह की जो मिसहैपनिंग है वो अगर सदन के अंदर करते हैं तो फिर आखिर
जो निलंबन है उसको कैसे गैर कानूनी ठहराया जा सकता है। तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो उत्तेजित हो गए और सभापति को भी रोकने की कोशिश की गई। हालांकि नेता विपक्ष के बोलने के समय भी टोका टोकी का दौर जो है वो लगातार चल रहा था, लेकिन सभापति ने एक बात जरूर नाराजगी बहुत जताते हुए कहा कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन वो 10 अगस्त का हवाला लगातार दे रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरीके से सदन के भीतर जो उत्पात मचाने की कोशिश की गई है वह कहीं ना कहीं शर्मनाक है और ऐसी घटनाएं जो है हमें निलंबन का दावत देती हैं, निलंबन की तरफ बढ़ती हैं। तो फिर कैसे आपको निलंबन वापसी जो है उसका दरवाजा आपके लिए खोला जाए, और उन्होंने साफ तौर पर निलंबन वापसी से मना कर दिया। और उसके बाद शोर शराबा जो है वो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी सांसद थे, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, हालांकि टीएमसी के सांसद खामोश बैठे हुए थे, लेकिन जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट के सांसदों ने जब वॉकआउट किया तो वॉकआउट करने के बाद जब वो गांधी की स्टेच्यू पर जब वो धरना देने के लिए पहुंचे तो टीएमसी के जो सांसद थे वो भी उसमें धरना पर शामिल हो गए, लेकिन बाइकआउट जो किया गया उस बाइकआउट में वो जो है वो शामिल नहीं थे। और इस तरीके से सदन की कार्रवाई जो है वो चलती रही, लेकिन विपक्षी सांसद जो थे वो सदन से नजर आती थी। राजेश, जो गतिरोध बना है उसको तोड़ने को लेकर, उसको खत्म करने को लेकर क्या कुछ एक प्रयास और रणनीति की अगर बात की जाए सरकार की ओर से, ताकि जो विधायी कामकाज है वो बेहतरी से चल सके और संवाद के साथ साथ शांति भी रहे सदन में, जिस बात की बात प्रधानमंत्री ने की थी पहले दिन? देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज कहा कि जब मैं उनसे भी बातचीत कर रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि जो बीच का रास्ता है वो तब निकलता है जब लोग हठधर्मिता छोड़ें, लेकिन जब लोग हठधर्मिता नहीं छोड़ेंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर उनका कहना है कि ये मानसून सत्र के आखिरी दिन की घटना थी और कार्रवाई जो है वो कल हुई है 29 नवंबर को। तो उन्होंने कहा कि घटना उस वक्त की जरूर है, लेकिन उसकी जो गूंज है वो कल सुनाई इसलिए पड़ी कि हाउस उस समय खत्म हो गया था और विपक्षी जो सांसद हैं वो नियमों का हवाला देकर इसे गैर कानूनी ठहरा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मामला जो है वो हाउस के ऑर्डर का है, लिहाजा जो जिस तरीके से सदन में उत्पात मचाने की कोशिश की जाती रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर निलंबन के बाद सांसदों को बढ़िया आचरण करने की नसीहत भी देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच जो ये गतिरोध जो देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं संसद का जो कामकाज है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन सदन में चूंकि विपक्षी सांसद है नहीं, बाइकआउट कर चुके हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा का जो फंक्शन है वो स्मूथली चल रहा है। लेकिन लोकसभा में इसी मुद्दे को जो है वो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां जो है वो सदन में गतिरोध पैदा कर रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे फ्लोर मैनेजमेंट होता है और कैसे विधायी कार्य निपट पाते हैं, इस पे तमाम लोगों की नजरें होंगी। बहरहाल जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो 2 बजे तक स्थगित की गई है भोजन अवकाश के लिए, नॉर्मल। जी राजेश, एक चीज़ ये कि करीबन 26 बिल ऐसे हैं जो सरकार के इस बार के एजेंडे में हैं, संसद के माध्यम से उनको पास और पारित कराने को लेकर आज के लिहाज से कौन से महत्वपूर्ण विधायी कामकाज लिस्टेड है जिसकी को उम्मीद की जा सकती है कि अगर संसद अब जब बेहतरी से काम करे तो शायद बिना हंगामे के तो उन पर हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, डैम सेफ्टी बिल है जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं वो राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर जो है वो 2 बजे के बाद वो आएंगे और इस पर चर्चा कराए जाने की संभावना जो है वो दिखाई पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विधेयक लोकसभा में लिस्टेड है, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से अब तक गतिरोध बना हुआ है, शोर शराबा जो होता रहा है, वैसे में कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोकसभा में डिस्ट्रप्शन का दौर जो है वो आगे भी देखने को मिल सकता है। चूंकि राज्यसभा में आर्येंद्र जो विपक्ष के सांसद हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी, और उनको डीएमके का भी समर्थन मिल रहा है और टीएमसी के जो सांसद हैं उनको चूंकि निलंबित किया गया है, तो ये तमाम सांसदों ने बाइकआउट कर दिया है। लिहाजा सदन जो है वो स्मूथली राज्यसभा में चल सकता है, बशर्ते कि ये फिर वापस वहां पहुंचे नहीं विपक्षी सांसद और उत्पात न मचाए। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अगर सदन की कार्रवाई अगर ठीक ठाक तरीके से चलती है तो कहीं ना कहीं विधायी कार्यों को निपटाने की जो कोशिशें हैं वो की जा सकती हैं। सरकार की ये कोशिश है कि इस शीतकालीन सत्र में
जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो काम है जी। उसको किया जाए, उसको निपटाया जाए और इस कड़ी में तमाम जो विधायी कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार जरूर करेगी। जी राजेश, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात रखने के लिए, और हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। और फिलहाल मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा दो अगरबत्ती क्यों? तू ही हंसी, एक तुम्हारे लिए तू ही खुशी, और दूसरी सबके लिए। तू ही माँ, तू ही। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS यू लोन टू 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 96193 333333। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। भारत और उरुग्वे के बीच चौथी विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता कल मोंटेवीडियो में हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव पूर्व रीवा गांगुली दास ने किया। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करते हुए दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठाने, फार्मास्यूटिकल उत्पादों, संचार, तकनीक क्षेत्र में सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। कोविड महामारी, वैक्सीन, दवाओं की उपलब्धता और कोविड टीकाकरण परस्पर मान्यता पर भी विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विचार विमर्श सद्भावपूर्ण माहौल में हुआ। दोनों पक्ष अगली परामर्श वार्ता दिल्ली में करेंगे। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए मुखिया होंगे। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डोर्सी ने कंपनी के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि कंपनी में को-फाउंडर और CEO तक की भूमिका निभाने के बाद लगभग 16 साल के बाद मैंने फैसला किया है कि आखिरकार मेरे लिए जाने का एक समय आ गया है। निदेशक मंडल ने सर्वसम्मत से पराग अग्रवाल की CEO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। पराग अग्रवाल पिछले एक दशक से ट्विटर से जुड़े हुए हैं। एक विशेष सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर ज्वाइन किया था उन्होंने और फिर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी वो बने। ट्विटर से पहले पराग अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट, याहू और AT&T लैब्स के साथ काम कर चुके हैं। पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में BTech की पढ़ाई की है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की है। ट्विटर ने कहा है कि डोर्सी 2022 में शेयरधारकों की बैठक में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स बारबाडोस पहुंचे हैं। कैरेबियाई राष्ट्र एक गणतंत्र की स्थापना और महारानी को संप्रभु के रूप से हटाने के उत्सव की तैयारी में जुटा है। अंग्रेजी जहाज़ों के पहली बार बारबाडोस आने के लगभग 400 साल बाद शाही संबंधों से नाता तोड़ लिया है। बारबाडोस ने 1966 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन महारानी एलिजाबेथ को अपने आधिकारिक संप्रभु के रूप में बरकरार रखा। लेकिन आज जब देश स्वतंत्रता का जश्न मनाएगा तो एक समारोह में बारबाडोस की राष्ट्रपति देश प्रमुख बन जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण से वैश्विक जोखिम बहुत अधिक है।
उत्परिवर्तित कोरोना वायरस के फैलने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 194 सदस्य देशों को जारी एक तकनीकी पत्र में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार खोजे गए संस्करण के बारे में काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। संगठन का कहना है कि विशेष रूप से कम टीकाकरण दर वाले देशों में इसके फैलने का खतरा अधिक हो सकता है। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने दुनिया भर में फैल रहे नए ओमिक्रॉन कोविड से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। ओमिक्रॉन संस्करण से संबंधित चिंताओं पर आपात बैठक के बाद G7 मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि वैश्विक समुदाय को एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कोविड का यह अत्यधिक संक्रामक रूप है जिसको रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की रणनीतिक प्रासंगिकता पर बल देते हुए उन्होंने अपनी दान प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के साथ साथ अनुसंधान और विकास को सहायता प्रदान करने का संकल्प भी लिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि नया वेरिएंट चिंता का कारण है, यह घबराहट का कारण नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर वे एक विस्तृत रणनीति पेश करेंगे जिसमें सर्दी में कोविड से लड़ने, टीकाकरण, बूस्टर डोज और टेस्टिंग सहित कई बातें शामिल होंगी। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से बूस्टर शॉट से पूरी तरीके से टीकाकरण करने का आग्रह किया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि व्हाइट हाउस वैक्सीन निर्माता कंपनियों फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ नए वेरिएंट से निपटने के लिए आकस्मिक योजना विकसित करेगा। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसने पहले से ही अपने कोविड वैक्सीन के एक संस्करण पर काम करना शुरू कर दिया है, जो विशेष रूप से ओमिक्रॉन संस्करण को लक्ष्य बनाकर तैयार किया जा रहा है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्लो ने यह भी कहा है कि उन्हें विश्वास है कि फर्म की हाल ही में जारी की गई एंटीवायरल गोली ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी होगी। बोर्लो ने कहा कि उनकी कंपनी ने ओमिक्रॉन के खिलाफ अपने मौजूदा टीके का परीक्षण शुरू किया है, जिसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। कंपनी ने पहला डीएनए टेम्पलेट बनाया है, जो एक नए टीके के लिए विकास प्रक्रिया का पहला हिस्सा है। कनाडा में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को 2 और नए मामले राजधानी ओटावा में पाए गए हैं, जिससे देश में नए वेरिएंट के कुल मामले 5 हो गए हैं। इससे पहले क्यूबेक में एक वेरिएंट का पहला मामला मिला था। क्यूबेक के स्वास्थ्य मंत्री क्रिश्चियन डुवे ने कहा कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले 115 यात्रियों की जांच की गई है। उन्हें आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। क्यूबेक में पहला मामला नाइजीरिया से लौटे यात्री में मिला है। इससे पहले रविवार को ओंटारियो प्रांत में नाइजीरिया से लौटे 2 लोगों में नए वेरिएंट के मामले मिले थे। फिलहाल ओंटारियो ने कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव पाए गए जांचों का जीनोमिक सीक्वेंस किया जा रहा है। पोलैंड कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मद्देनजर 7 अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगाएगा। पोलैंड में कोरोना की चौथी लहर अपने चरम पर है और ऐसे में ओमिक्रॉन वायरस के कारण चिंता और बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लेसोतो, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना, इस्वातिनी ने आने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों की क्वारंटाइन अवधि को बढ़ाकर 14 दिन किया गया है। इसके अलावा पोलैंड में रेस्तरां और सिनेमा जैसे जगहों पर लोगों को सीमित संख्या में आने की अनुमति दी जाएगी। नई पाबंदी कल से लागू होकर 17 दिसंबर तक चलेगी। लैटिन अमेरिकी देशों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलने के मद्देनजर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नए कदमों की घोषणा की है। क्यूबा ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोतो, इस्वातिनी, नामीबिया, मलावी और मोजाम्बिक से आने वाले यात्रियों के लिए 4 दिसंबर से पाबंदियों को बढ़ाने का फैसला किया है। क्यूबा से आने वाले यात्रियों को वैक्सीनेशन का सबूत, 3 PCR टेस्ट और 7 दिन के क्वारंटाइन सहित कई एहतियाती कदमों का पालन करना होगा। इस बीच अर्जेंटीना अफ्रीका से आने वाली सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने का फैसला टाला गया है। पिछले 14 दिनों में अफ्रीका गए लोगों को देश में आने पर 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। चिली भी नए वेरिएंट के कारण दिसंबर में से कुछ अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के आने पर पाबंदी लगाएगा। बांग्लादेश ने नए कोविड वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए 15 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना,
किस्वातिनी, लेसोतो और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया गया है। दिशा निर्देश में पर्यटक स्थलों, मनोरंजन स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की भीड़ होने देने से बचने के लिए कहा गया है। रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ चलाने को कहा गया है। साथ ही दिशा निर्देश में कहा गया है कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन करना होगा। ईरान और विश्व शक्तियों ने अपने 2015 के परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश के लिए 5 महीने के बाद अपनी पहली वार्ता शुरू की है। ईरान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी में बैठक की है। राजनयिकों ने कहा है कि संधि को पुनर्जीवित करने का समय समाप्त हो रहा है, जिसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान को नाराज कर दिया और इसमें शामिल ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस को निराश कर दिया। वार्ता के लिए यूरोपीय संघ, ईरानी और रूसी प्रतिनिधियों ने अमेरिका के बिना शेष पक्षों के एक सत्र के साथ नए दौर की शुरुआत के बाद आशावादी आकलन की पेशकश की, जिसे ईरान ने आमने सामने मिलने से इनकार कर दिया। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मेगलादेनो एंडरसन द्वारा पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दिए जाने के बीच कल एक बार फिर उन्हें सरकार का प्रमुख चुन लिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एंडरसन ने सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर प्रधानमंत्री पद पर कब्जा जमाया है। हालांकि वे एक पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगे। मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा आज हो सकती है। पिछले सप्ताह बुधवार को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई एंडरसन इस पद पर केवल 7 घंटे ही रह सकी और उनके सहयोगी दल द ग्रीन्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तुर्की से इस्तांबुल शहर और अन्य हिस्सों में आए भीषण तूफान के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य लोग घायल हुए हैं। 130 किलोमीटर की गति से आए तूफान के कारण शहर के करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। मृतकों में एक विदेशी नागरिक भी शामिल है और घायलों में से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तेज हवाओं के कारण छत गिरने, साइन बोर्ड के उड़ने और यहाँ तक कि तेज आंधी ने शहर के घंटाघर को भी गिरा दिया है। इस्तांबुल नगरपालिका के अनुसार तेज हवाओं के कारण 33 छतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 192 पेड़ उखड़ गए हैं, तो वहीं 52 ट्रैफिक लाइट और सड़क को संकेत टूट गए हैं। तुर्की एयरलाइंस के प्रवक्ता के अनुसार इस्तांबुल शहर को आने वाली 6 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया, उन्हें अंकारा और इजमिर शहर की तरफ भेजा गया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू ही हंसी, एक तुम्हारे लिए खुशी और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। पाइए होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो बैलन ड'ओर अवार्ड्स के साथ करेंगे, जहां पर लियोनेल मेसी का जलवा जो है वो देखने को मिला है। अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन ड'ओर पुरस्कार जीत लिया। इस पुरस्कार की रेस में मेसी ने बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवेंडोस्की और चेल्सी और इटली के मिडफील्डर जॉर्जिनो को पीछे छोड़ा। लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वहीं महिला वर्ग में स्पेन और बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटल्स को बैलन ड'ओर पुरस्कार मिला। अर्जेंटीना और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीत लिया है। ये 7वां मौका है जब मेसी ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। वो सबसे अधिक बार बैलोन ड'ओर जीतने वाले खिलाड़ी हैं।
34 साल के मेसी ने 2021 में अपने शानदार खेल की बदौलत अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। ये देश के लिए उनका पहला खिताब है। वहीं उन्होंने बीते साल कुल 40 गोल किए थे, जिसमें 28 गोल उन्होंने पुराने क्लब बार्सिलोना के लिए, 4 गोल पेरिस सेंट जर्मेन के लिए और 8 गोल अर्जेंटीना के लिए किए। बायर्न म्यूनिख के रॉबर्टो लेवेंडोस्की पुरस्कार की रेस में दूसरे स्थान पर रहे। चेल्सी और इटली के मिडफील्डर जॉर्जिनो तीसरे और फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा चौथे स्थान पर रहे। मेसी के लिए ये अवार्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल उन्हें स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को छोड़ना पड़ा था, जिससे वो पिछले 15 साल से जुड़े थे। इसके बाद वो फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन पहुंचे। मेसी ने 2019 में रिकॉर्ड 6ठी बार यह खिताब जीता था। 2020 में इस अवार्ड शो को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था। 1 साल के अंतराल के बाद इस साल इसे फिर से शुरू किया गया। पिछले 13 साल से इस खिताब पर मेसी और रोनाल्डो का दबदबा देखने को मिला। इस दौरान मेसी ने 7 और रोनाल्डो ने 5 बार यह अवार्ड अपने नाम किया। कुल मिलाकर मेसी और रोनाल्डो ने पिछले 13 साल में 12 बार यह खिताब आपस में बांटा है। 2018 में क्रोएशिया और रियल मैड्रिड के लुका मॉड्रिच ने यह पुरस्कार जीता था। 2021 में सभी प्रतियोगिताओं में 53 गोल करने वाले लेवेंडोस्की को स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है। महिला वर्ग में स्पेन की एलेक्सिया पुटेलेस ने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी ओर पुरस्कार अपने नाम किया। वो बार्सिलोना की महिला टीम की कप्तान भी हैं। 27 वर्षीय एलेक्सा की कप्तानी में बार्सिलोना ने चेल्सी को 4-0 से हराकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया था। एलेक्सिया 2020-21 में यूरोप में सबसे अधिक 26 गोल करने वाली महिला मिडफील्डर थी। इटली को यूरो कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गोलकीपर जियानलुइगी डोनारुमा को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दी जाने वाली यासिन ट्रॉफी दी गई। वहीं दूसरी बार चैंपियंस लीग जीतने वाले इंग्लिश क्लब चेल्सी को क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। बार्सिलोना के मिडफील्डर पेड्री को अंडर 21 वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बैलोन डी ओर अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलोन डी ओर द्वारा हर साल दिए जाते हैं। ये अवार्ड क्लब और राष्ट्रीय टीम से 1 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीम को दिया जाता है। इसमें विश्व भर के 180 पत्रकार साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोट करते हैं। साल 1956 में पहली बार स्टैनली मैथ्यूज को यह पुरस्कार दिया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई मेसी का जलवा जो है वो कायम है। बात करते हैं जर्मनी के दिग्गज कोच रॉल्फ रैंगनिक की, जिनको सोमवार को सत्र के अंत तक मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया। यूनाइटेड से जुड़ने के पहले 63 साल के रैंगनिक रूस के क्लब लोकोमोटिव मॉस्को के खेल एवं विकास प्रमुख की भूमिका निभा रहे थे। गौरतलब है कि सत्र में खराब प्रदर्शन के कारण इस महीने 21 तारीख को मैन्यू ने ओले गुनार सोल्स्कर को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से क्लब के पूर्व खिलाड़ी माइकल कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे। सत्र के समाप्ति के बाद रैंगनिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जुड़े रहेंगे। वो मौजूदा सत्र के बाद 2 और साल के लिए सलाहकार की भूमिका में टीम के साथ रहेंगे। बात करते हैं नेमार की। पेरिस सेंट जर्मेन के स्ट्राइकर नेमार टखने में लगी चोट के कारण 8 सप्ताह तक मैदान से दूर रहेंगे। फ्रेंच क्लब ने नेमार को लगी चोट की पुष्टि की है। चोट के कारण नेमार फ्रेंच लीग के 7 और चैंपियंस लीग के 1 मैच में नहीं खेलेंगे। बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां दुनिया की 11वें नंबर की सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बुधवार से शुरू होने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। सात्विक चिराग साल के आखिरी बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने वाली देश की पहली पुरुष युगल जोड़ी है। सात्विक और चिराग इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। जापान और अकीरा कोगा और ताइची सेतो के भी सेमीफाइनल में हारने के बाद उन्होंने जगह बनाई। भारतीय जोड़ी को कट में प्रवेश के लिए सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी मार्कस एफ काइडोन और केविन एस को हराना था, लेकिन वो 16-21, 18-21 से हार गए। अकीरा और ताइची भी जापान के ताकुरो होकी और युगो कोवायाशी से हार गए, जिससे भारतीय जोड़ी को जगह मिल गई। तो खेल की तो आर्यन यही खबरें थी आज जो प्रमुख रूप से छाई रहीं। बाकी खबरों के लिए वापस आपके पास। शुक्रिया गौरव, हमारे साथ इस तमाम खबरों को साझा करने के लिए, खेल जगत से जुड़ी इन तमाम खबरों को साझा करने के लिए। अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रेल कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर है।
केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में 55,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत मीटर या नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तित करना, सभी लाइन का विद्युतीकरण करना, सभी राज्यों की राजधानी तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाने से लेकर बड़े रेल ब्रिज और सुरंगों का निर्माण करना इस पूरी परियोजना में शामिल है। रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सोच को साकार करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में रेल पटरियों का जाल बिछाया जा रहा है। इसमें मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना के अलावा नागालैंड में 82 किलोमीटर दीमापुर कोहिमा रेल लाइन और 45 किलोमीटर सेवोक रंगपो रेल लाइन, मिजोरम में 51 किलोमीटर बेराबी सेरांग रेल लाइन, सिक्किम एवं मेघालय में 21 किलोमीटर टिटेलिया बिर्नीहाट रेल लाइन, 108 किलोमीटर लंबे बिर्नीहाट शिलोंग रेल लाइन पर काम जारी है। पिछले कई सालों से अगर देखें तो 55,000 से लेके उससे ज़्यादा ही प्रोजेक्ट्स यहाँ सैंक्शन हुए थे पिछले 2-3 साल में, और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 3 साल में 2024 तक ये सभी प्रोजेक्ट हम ख़त्म कर लें। और जब ये प्रोजेक्ट खत्म होंगे तो फर्दर कनेक्टिविटी के और भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, तो उन पर सर्वे चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट भी हाथ में लिए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का गेटवे भी कहा जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर राज्यों के समुचित विकास के लिए बांग्लादेश के साथ अगरतला अखोरा, हल्दीबाड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर, महिशान बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल के साथ जोगबनी विराटनगर को जोड़ने का काम भी जारी है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर पूर्वोत्तर राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए विस्टाडोम को चला रही है। भारतीय रेल लगातार टूरिज्म को प्रमोट करने की दिशा में काम कर रही है और अब जो है भारतीय रेल कालका शिमला रूट के बाद विस्टाडोम कोच के सक्सेस के बाद जो है वो अब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर भी इसे इंट्रोड्यूस कर चुकी है। कामाख्या से लेके हाफलॉन्ग तक के बीच में तकरीबन 400 किलोमीटर के बीच भारतीय रेल जो है विस्टाडोम कोच चला रही है। जो पैसेंजर है उन्हें सामान रखने का बोझ ना हो, तो इसके लिए उनके लिए अलग से सामान रखने की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके सीट की बात करें तो जो फैब्रिक्स का यूज किया गया वो काफ़ी हाई क्वालिटी फैब्रिक्स है। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो सीट है वो 360 डिग्री एंगल पर जो है इसका मूवमेंट है, यानी आप परिवार के साथ आमने सामने बैठ कर भी इसमें यहाँ पर आप बैठ कर बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका अच्छा पैट्रोनेज हमें मिला है और छुट्टियों के दिन शनिवार इतवार के दिन 100% जितना चलता है पूरा भर जाता है, उसमें जगह नहीं मिलती है क्योंकि इस इलाके में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। तो जो इसका नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपको अनुभव मिलता है ट्रैवल का, वो कई गुना बढ़ जाता है इस तरह के कोच में ट्रैवल करने से। आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सभी रेल लाइन पूर्वोत्तर राज्यों को चीन, बांग्लादेश एवं म्यांमार सीमाओं तक रेल कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ भारतीय सेना का सीमावर्ती इलाकों में मूवमेंट सुगम और कम समय में मुमकिन हो पाएगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। पिछले दिनों थाईलैंड के लोबबुरी इलाके में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पारंपरिक मंकी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में हजारों बंदरों ने जमकर दावत के मजे लिए। बंदरों की इस दावत में और क्या कुछ खास रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बंदरों को दावत क्या मिली, टूट पड़े। जरा खाने का जोश तो देखिए। जिसने बुलाया उसी के सर चढ़कर दावत उड़ा रहे हैं। दावत देने वाले भी खुश। इस व्हीलचेयर मंकी पार्टी में उन्होंने 100 व्हीलचेयर जरूरतमंदों को बांटने का लक्ष्य रखा था। उद्देश्य ये था कि इसी के बहाने पर्यटकों को इस पर्यटन स्थल की तरफ आकर्षित किया जाए। 1 लाख थाई बात यानी $3,000 की लागत से इस इवेंट के आयोजकों को लगता है कि बंदरों की ये अनोखी दावत सफल रही। आज 33वीं बार है कि हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस साल व्हीलचेयर मंकी पार्टी की थीम के तहत जहां हम जरूरतमंद लोगों को 100 व्हीलचेयर दान कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि यह आयोजन बहुत सफल है। बहुत से थाई लोग और पर्यटक आ रहे हैं। विभिन्न फलों और सब्जियों की मालाओं से लैस व्हीलचेयर और आर्क और टेबल पर प्लेटों से सजे पसंदीदा भोजन का मजा बंदरों ने अपने अंदाज में लिया और देखते ही देखते 2 टन से अधिक फ्रूट चट कर गए।
स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी बंदरों की इस दावत को खूब एंजॉय किया। हम ये देखने के लिए कल से यहाँ आए हैं। ये काफी अप्रत्याशित है और बंदर काफी नासमझ हैं। मैं इसे देखकर वास्तव में खुश हूँ और मैं अगले फेस्टिवल पर भी आने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ बंदरों की बड़ी संख्या के कारण ही थाईलैंड के लोपबुरी क्षेत्र को बंदर प्रांत के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल मंकी फेस्टिवल आयोजित करने की परंपरा है। कोरोना महामारी के कारण ये इवेंट 2 साल तक नहीं हो सका था। अब स्थानीय लोग खुश हैं और बंदरों को धन्यवाद भी दे रहे हैं। ये 2 साल में पहली बार है कि बंदरों को विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाने को मिल रही हैं और मुझे खुशी हो रही है। थाईलैंड के लोपबुरी क्षेत्र में मंकी फेस्टिवल अनोखा होने के साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र और स्थानीय नागरिकों के लिए कमाई का जरिया भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंदरों की इस दावत की खबर के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।